बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो किसी शहर का कोई बड़ा आदमी है, मान लो कोई विधायक है, कोई समझाने के लिए क्यों, तो होता क्या है, विधायक या सांसद, तो होता क्या है, इनका एक अपना क्षेत्र होता है। हर विधायक और सांसद का अपना एक क्षेत्र होता है। ठीक है। और जैसी जैसी दूरी बढ़ती चली जाती है, जैसी जैसी दूरी बढ़ती चली जाती है, तो इन विधायक या सांसद का प्रभाव जो होता है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मान लो इसका क्षेत्र अपना ये है, यहाँ पर मान लो इसका ये अपना क्षेत्र है। अब इसके अपने क्षेत्र में तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जैसी डिस्टेंस बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो इसका धीरे धीरे प्रभाव क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अरे यही तो होता है, नहीं होता, ये बात तो पता ही है। यानी कि इसका अपना क्षेत्र हो गया, यानी कि जो इसका प्रभाव जो है यहाँ तक है, जहां तक भी है, यानी कि वो उसका उसका क्षेत्र हो गया। तो ये विधायक का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, ये विधायक का क्षेत्र होगा। अब जैसे मान लो कोई चार्ज है, मान लो कोई +Q चार्ज है। अब इसका भी जो है अपना एक प्रभाव होता है चारों तरफ। इस +Q आवेश या -Q आवेश कोई भी हो, तो उसका जो है अपना चारों तरफ एक प्रभाव होता है। ठीक है, अपना प्रभाव होता है। और जैसी दूरी बढ़ती है, जैसी दूरी बढ़ती है, वो प्रभाव भी कम होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ और कम, यहाँ फिर और कम, यहाँ और कम। ठीक है, इतिहास समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, होता क्या है, जैसे ये +Q आवेश है, अगर होगा क्या, जैसे ही जैसे ही कोई दूसरा आवेश जैसे ही कोई दूसरा आवेश जैसे ही कोई अन्य आवेश अगर इसके क्षेत्र में अगर आएगा, इस आवेश के क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश अगर आएगा, जैसे मान लो हम उठा के लेकर आए कोई Q0 परीक्षण आवेश है, एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, परीक्षण आवेश होता है, एक छोटा चार्ज होता है जिसका बहुत कम परिमाण होता है। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए लेकर आए, तो होगा क्या, तो ये जो है एक बल का अनुभव करेगा। यह जो आवेश है इसके क्षेत्र में एक बल का अनुभव करेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इसको दूर भगाएगा, यहाँ की तरफ भगाएगा। अगर ये माइनस होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, यानी कि वो जो अन्य आवेश है, कोई अन्य आवेश है, वो क्या कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर या तो आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। तो वही क्षेत्र जो कहलाता है बेटा, किसी भी आवेश का ये क्षेत्र होता है, वही कहलाता है हमारा वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आ गई होगी। चलो, अब इसको हम लोगों ने की डेफिनेशन लिख ली। क्या लिखी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, जैसे मान लो वही जो भी समझाया था, मान लो ये कोई आवेश रखा है और जहां पर कोई अन्य आवेश, इसका ये अपना क्षेत्र है, इसका मान लो बेटा ये अपना क्षेत्र है यहाँ तक, और कोई अन्य आवेश लेकर आए, मान लो कोई दूसरा आवेश उठा के लेकर ये आए, तो अन्य आवेश तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है ना, या तो आकर्षण बल का या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है कि वैद्युत क्षेत्र को जो है कुछ रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, रेखाएं बना के दिखाया जाता है। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र को रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, जिन्हें वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं या फिर इसी को बोला जाता है बेटा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो, जैसे मान लो ये जो है +Q कोई चार्ज है, मान लो ये कोई +Q चार्ज है। अब इसका अपना कोई क्षेत्र होगा, अब इसका जो है अपना एक कोई क्षेत्र होगा। भाई कोई भी आवेश रखा होता है उसका अपना क्षेत्र, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र है और वो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने पर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब इसी वैद्युत क्षेत्र को जो है, इसी वैद्युत क्षेत्र को कुछ लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लाइंस यानी रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं वो लाइंस ये, मान लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि +Q आवेश से जो लाइन होती है वो बाहरी तरफ निकलती है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में चलती है +Q आवेश से।
तो ये जो है प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ जा रही है, और ठीक इसका उल्टा होता है माइनस क्यू आवेश में। माइनस क्यू आवेश में क्या होता है कि जो लाइन होती है वह रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, रेडियली इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ आती है, यानी कि माइनस क्यू आवेश के पास आती है। तो ये इधर डायरेक्शन हो गई, ये इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है और ये इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र डिस्टेंस बढ़ने पर कम होता चला जाता है। वैद्युत क्षेत्र जो होता है डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होता चला जाता है बेटा, कम होता चला जाता है। आप मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर हम ये जो बल रेखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए कोई पतला तार है, मान लो कोई पतला धागा है, और इसकी क्वालिटी ये है कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ये मूव कर रहा है। ये तार जो है वो यहाँ से, क्योंकि बल रेखा यहाँ से निकल रही आगे तरफ जा रही है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो तार है बेटा वो यहाँ से आगे तरफ चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे तरफ चल रहा है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस चार्ज पे, यानी कि इस तार पे मान लो जो पतला तार है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि उस पे जो है एक मच्छर आके बैठ गया। अब जब वो तार मूव कर रहा है आगे की तरफ, यहाँ से वहां की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से वहां की तरफ मूव कर रहा है, तो स्पष्ट है कि वो मच्छर भी यहाँ से वहां की तरफ मूव करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा। अब मान लो यहाँ पे हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा Q0, हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो ये बल रेखाएं यहाँ से आगे तरफ जा रही है, बल रेखाएं यहाँ से, तो ये आवेश भी जो है, तो यह आवेश भी जो है क्या कहते हैं आगे की तरफ मूव करने लगेगा। तो यह आवेश भी, यानी कि जो आवेश होगा उसकी डायरेक्शन ठीक वही होगी जो वैद्युत बल रेखा की डायरेक्शन होगी। अगर वैद्युत बल रेखा मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे करके ऐसे जाने लगी, तो ये आवेश भी ऐसे करके ऐसे जाने लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात यहाँ आ जाओ। अगर हम यहाँ रख दें कोई टेस्ट चार्ज बेटा, अगर हमने टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया मान लो, तो वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, अरे मेरे भाई वो ऊपर से, यानी कि वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पहली बात तो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं एक्चुअल में होती नहीं, एक्चुअल में मतलब आंखों से नहीं देख सकते, वैद्युत बल रेखाओं को आंखों से नहीं देख सकते, वह जो है केवल और केवल काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में हम लोग खींचते हैं वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए। ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है जिन पर कोई स्वतंत्र धनावेश जो होता है वह गति करता है, जिन पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है। डेफिनेशन बहुत सारी होती है, तो हम लोग जो है यहाँ से जो कॉन्सेप्ट को निकाल रहे हैं, जो यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा है ना कि ये हमने वैद्युत बल रेखा मानी है, हमने माना कि ये जो तार है यही वैद्युत बल रेखा है, और इस पर जो है एक स्वतंत्र, ये जो है एक स्वतंत्र स्वतंत्र व पृथक्कृत परीक्षण धन आवेश है, परीक्षण धन आवेश है। ठीक है ना। स्वतंत्र व पृथक, स्वतंत्र व पृथक्कृत का मतलब ये होता है कि इसके आसपास कोई दूसरा इस जैसा कोई चार्ज नहीं, अकेला रखा हुआ है, बस इसके प्रभाव को ये फील कर रहा है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस कर रहा है इसके प्रभाव को, इसलिए रखा गया। तो यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, अब इसकी डेफिनेशन सुनते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत परीक्षण धन आवेश चलता है या गति करता है। ठीक है ना, वो जो हम लोगों ने भी समझा वही चीज है। अब इसको लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, डेफिनेशन बहुत सारी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन बहुत होती है, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट सुना है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये डेफिनेशन निकल रही है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक तथा निष्कोण रेखा है। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी, अरे काल्पनिक का मतलब वो तो पता ही, इमेजिनरी। निष्कोण का मतलब होता है, निष्कोण यानी कि स्मूथ लाइंस, निष्कोण रेखाएं, स्मूथ लाइंस का मतलब ये होता है कि वो पतली पतली रेखाएं होती है, पतली पतली मतलब मोटी नहीं, पतली पतली, उसे बोला जाता है निष्कोण रेखाएं। निष्कोण रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र तथा पृथक्कृत यानी कि आइसोलेटेड, फ्री एंड आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज। अच्छा, एक्चुअल में परीक्षण आवेश जो होता है वो जनरली धन आवेश ही माना जाता है। परीक्षण जो आवेश होता है वो हम लोग जनरली धन आवेश ही मानते हैं। ठीक है, हमने वहां पर लिख दिया परीक्षण धन आवेश चलने लगता है। ठीक है ना, चलने लगता है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी बेटा। अब इसके बाद जो है इसकी जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ इसी कुछ जो है कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सबसे पहली बात तो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं।
ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो कोई वैद्युत बल रेखा है, यहाँ से यहाँ की तरफ हमने खींच दी, तो स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ हो, सीधी सीधी बात ये है। दूसरी बात, नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत वैद्युत जो बल रेखाएं होती है बेटा, वो सदैव धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगे। अगर धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज अगर पास पास में रखे हैं तो क्या होगा, तो बेटा क्या होगा, वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकल ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, जैसे मान लो बेटा ये जो है कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये मान लो कोई प्लस आवेश है, ये हमने माना कोई प्लस आवेश है, और ये मान लो बेटा हमने माना कोई नेगेटिव आवेश, कोई माइनस चार्ज है। तो वैद्युत बल रेखाएं बेटा वो यहाँ से निकलेंगी और यहाँ समाप्त हो जाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी और यहाँ समाप्त हो जाएंगी, यानी कि इधर से बाहर निकलेंगी और यहाँ जाके बेटा क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यहाँ से निकलेंगी और यहाँ समाप्त हो जाएंगे। देखो ये यहाँ से निकल रही और यहाँ समाप्त हो रही, यहाँ से गई यहाँ समाप्त। इसका जो है हम लोग एरो इस प्रकार से लगाएंगे, ये निकल रही, यहाँ गए और ये यूं और ये और यहाँ से ये अंदर आ रही। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो धनावेश और ऋणावेश पास पास नहीं रखे, जैसे मान लो धनावेश और ऋणावेश पास पास नहीं रखे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे। अब इसमें क्या था, धनावेश और ऋणावेश पास पास रखे थे, मान लो कोई आवेश जो है स्वतंत्र रूप से रखा है, पृथकृत रखा है, तो उसके लिए अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट नंबर 3, स्वतंत्र तथा पृथकृत धन आवेश से बल रेखाएं निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि ऋणावेश में बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। कैसे, जैसे मान लो ये कोई जो है प्लस, मान लो कोई प्लस आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हुआ क्या, इसके कारण जो बेटा वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेगी वो क्या होगी, अब इसके आसपास मान लो कोई चार्ज नहीं, अब इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बेटा वो यहाँ से निकलकर हम लोग बोलते हैं कि अनंत पर जाकर समाप्त, यानी कि इसका प्रभाव जो है धीरे 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 कम होता चला जाएगा। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये रेखा यहाँ चल के यहाँ समाप्त हो जाएंगे, यहाँ समाप्त हो जाएंगे, ये नहीं बोल सकते। इसमें इसका प्रभाव एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जीरो हो जाएगा, तो वही पॉइंट कहलाएगा अनंत।
कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, अनंत की कोई जो है कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग मान लो ये जो अनंत तक जा रही है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, अनंत पर जाके जो है ये समाप्त होंगी। ठीक है, एक बार वैद्युत बल रेखाएं जरूरी नहीं 4 ही निकले, तो हमने समझाने के लिए आप और बना दो। ठीक, अच्छा जैसे मान लो कोई माइनस क्यू आवेश है, मान लो कोई माइनस क्यू आवेश है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो है इसमें अनंत से आती है, यानी कि दूर से आ रही, यानी कि दूर से आ रही और दूर से आती हैं और कहाँ टर्मिनेट हो जाती है बेटा, माइनस क्यू चार्ज पे आके टर्मिनेट हो जाती है। यही बात हम लोगों ने पहले भी सीखी थी, है ना, सबसे स्टार्टिंग में यही तो सीखा था हम लोगों ने, इसमें दूर से आ रही हैं और माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, अगला पॉइंट क्या होगा बेटा हमारा, अगला पॉइंट जो होगा बेटा वो ये हो सकता है कि जैसे मान लो बेटा थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ये कोई मान लो प्लस क्यू प्लस आवेश है और ये मान लो माइनस आवेश है। अब क्या है, यहाँ से वैद्युत बल मतलब आस पास रखे, यहाँ से बल रेखा निकलेगी, यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी और यहाँ से बल रेखा यहाँ समाप्त हो जाएंगी, है ना, इसमें ये तो चलता है, अरे यही तो होता है ना, ठीक है ना, ये पता है। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये बल रेखा यहाँ से निकल रही यहाँ समाप्त हो रही है, क्या ये कोई क्लोज लूप बना रही है, यानी कोई बंद बंद वक्र बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि वैद्युत बल रेखा बंद वक्र नहीं बनाती, ऐसे इसमें है। अब ये वहां जाकर समाप्त हो रही है, इसमें कहाँ बंद वक्र बन रहा है, ना इसमें बन रहा है ना इसमें बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि वैद्युत बल रेखा बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। अगला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा बेटा, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 5 कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ठीक उसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। कैसे, इसको लिख लेते हैं पहले, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ठीक उसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लो, थोड़ी देर के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लो बेटा ये कोई वैद्युत बल रेखा है, ये मान लो कोई वैद्युत बल रेखा है। अब मान लो हमें बेटा इस पॉइंट पर वैद्युत बल रेखा की दिशा निकालनी है, इस पॉइंट पर वैद्युत बल रेखा की दिशा, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई चार्ज रखा और वैद्युत बल रेखा हमारी यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही, तो इस पर हमने कोई चार्ज रखा, तो हुआ क्या, तो हुआ क्या, इस पर एक बल लगेगा, तो उस बल की दिशा बेटा क्या होगी, इसी ठीक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो ये होगी, इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इस आवेश पर जो बल की दिशा होगी बेटा वो इस डायरेक्शन में होगी। अब मान लो हमें यहाँ निकालना है, मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे ऐसे करके। मान लो थोड़ी देर के लिए हमें इस पॉइंट पर निकालना है ना, क्या करेंगे, एक यहाँ खींच देंगे स्पर्श रेखा, तो इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर बल की दिशा यहाँ से यहाँ की तरफ होगी, इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ की तरफ होगी, तो वही चीज हमने लिखवाया है कि वैद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ठीक उसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 6 कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में दूसरे को कभी नहीं काटती, वैद्युत बल रेखाएं आपस में दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वैद्युत बल रेखाएं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यदि काटेंगे तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। एग्जाम्पल समझ, जैसे मान लो बेटा ये दो मान लो ये दो वैद्युत बल रेखाएं, मान लो ये बेटा दो वैद्युत बल रेखाएं, अब इन्होंने इस पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट पर काटा बेटा, अब इस पॉइंट पर काटा, तो इस पॉइंट पर इस रेखा के कारण, इस पॉइंट पर इस रेखा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बेटा वो इस डायरेक्शन में होगी, अरे होगी नहीं होगी, और इसी पॉइंट पर इस रेखा के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेटा ऐसी होगी, कैसी, इस तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ हो, यहाँ, अरे समझ में आई कि नहीं बात, इस वैद्युत बल रेखा के कारण इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो यहाँ से यहाँ की तरफ होगी और इसके कारण यहाँ से यहाँ की तरफ होगी, तो एक ही पॉइंट पर, ठीक एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही दिशा होती है, दो दिशाएं नहीं हो सकती। ठीक है ना, इस लाइन का जो ये जो लाइन लिखी है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी दूसरे को नहीं काटती, यदि काटेंगी तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। अच्छा इसको एग्जाम्पल समझ, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, एक खड़ा हुआ है और उससे बोला जाए एक ही टाइम पर, उससे एक ही टाइम पर बोला जाए कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले और साउथ डायरेक्शन में चले, तो एक ही टाइम पे एक व्यक्ति दो डायरेक्शन में कैसे चल सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे मान लो मैं यहाँ से अगर आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ एक ही टाइम पर,
अगर मैं यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा हूँ। यानी कि एक ही टाइम पर मेरे दो दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती ना। वही चीज यहाँ पर है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना। अगला पॉइंट होगा बेटा हमारा वैद्युत। अगला जो पॉइंट है हमारा कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है वह आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है ना। यानी कि जो नंबर ऑफ लाइन्स है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का जो परिमाण जितना ज्यादा होगा, आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा, वैद्युत बल रेखाएं उतनी ज्यादा निकलेंगी। तो मान लो एग्जाम्पल समझने के लिए, मान लो बेटा कोई ये प्लस का क्यू चार्ज है, हम ऐसा मान ले रहे हैं कि यहाँ से हम चार वैद्युत बल रेखाएं निकाल रहे हैं समझने के लिए। मान लो हम यहाँ से चार वैद्युत बल रेखाएं निकल रहे हैं, मतलब समझने के लिए मान रहे हैं, तो ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब मान लो आवेश जो है क्यू ना रह के टू क्यू हो गया। अब मान लो आवेश जो है हमारा टू क्यू हो गया, तो बेटा वैद्युत बल रेखाएं जो पहले निकलने वो तो निकलेंगी ही निकलेंगी। अब साथ में बेटा भाई आवेश दो गुना हो गया, तो अब रेखाएं पहले चार थी, अब कितने निकालेंगे? आठ। अब कितने निकालेंगे बेटा? आठ। तो बात समझ में आ गई होगी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समान है, यानी कि आवेश का परिमाण जैसे जैसे बढ़ेगा ठीक वैसी वैसी बेटा हमें क्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अगला जो पॉइंट होगा बेटा हमारा कि वैद्युत बल रेखाएं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सममित होती है। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो बेटा कोई आवेश, एक मान लो ये आवेश Q1 है, और मान लो ये भी Q1 आवेश है, और मान लो ये जो है बेटा हमारा Q2 आवेश। ठीक है। अब इनको मिलाने वाली रेखा यही तो होगी, इनको मिलाने वाली रेखा होगी। अब मान लो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, हम ऐसा मान ले रहे हैं यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, वो यहाँ जा रही। तो अब जिस प्रकार से यहाँ से वैद्युत बल रेखा यहाँ गई, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी यहाँ चल जाएगी। इस पॉइंट का ये मतलब था कि वैद्युत बल रेखाएं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सममित होते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी? ये रेखा है। ठीक है ना। ये रेखा होगा इसके सममित, सममित होगा सिमेट्रिक, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा मान लो अगर बेटा आपसे इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों आवेशों में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इन दोनों आवेशों में मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण किसका ज्यादा है, इसका परिमाण ज्यादा है या इसका परिमाण ज्यादा है, तो कैसे बताएंगे? देखो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उन जितने एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे से जितने दूर होंगे, एक दूसरे से जितने दूर होंगे उसका परिमाण उतना ही कम होता चला जाता है। और जितने पास होंगे, यानी कि रेखाओं के बीच का एंगल जितना छोटा होगा तो बेटा क्या कहते हैं, परिमाण जो उतना ही बड़ा बड़ा होता चला जाता है। तो है क्या, यहाँ पर बेटा एंगल बड़ा है और यहाँ पर एंगल छोटा है, या ये कह लो कि वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पास है यहाँ दूर है। तो स्पष्ट है कि बेटा Q2 का जो परिमाण होगा वो Q1 से कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट बेटा हमारा कि वैद्युत बल रेखाओं की जो सघनता है वो वैद्युत बल रेखाओं के यानी कि वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को यानी कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम मान लेते हैं ये हमने वैद्युत बल रेखाएं बनाई, मान लो ये ए पॉइंट है और ये मान लो हमारा बी पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पॉइंट पर, यहाँ पर मतलब इस जगह पर या इस जगह पर, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कहाँ ज्यादा होगा? तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जितनी सघन होंगी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बेटा उतना ही ज्यादा होता है। और अगर वैद्युत बल रेखाओं के बीच की डिस्टेंस अगर बेटा बढ़ रही है तो उनका परिमाण भी बेटा कम होता चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया, मान लो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये ई ए मान लो, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग ई बी। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं सघन है, यहाँ पर ज्यादा होगा, यानी कि बेटा ई ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ई बी से, ई बी से। ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समांतर तथा समान दूरी पर स्थित वैद्युत बल रेखाएं सदैव जो होती हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो ये हमने वैद्युत बल रेखाएं बनाई, ये समांतर है, वैद्युत बल रेखाएं समांतर और उनके बीच की डिस्टेंस ही बेटा समान है। मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर मान लो कोई बी है, यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, बी सी और ये ए पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन कराओ तो बेटा होगा क्या कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेटा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। अब मान लो ऐसा ना हो, ऐसा अगर ना हो
मान लो वैद्युत बल रेखाएं, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं है, समांतर नहीं है, मान लो टेढ़ी मेढ़ी, मान लो ऐसे हैं, मान लो इस प्रकार से है, तो बेटा क्या यहाँ पर मान लो ये 2 पॉइंट लिए, तो क्या यहाँ पर वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र जो होगा समान होगा? नहीं होने वाला, ये असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। नो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है वो ये होगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह किसी भी चालक पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। अगर वैद्युत बल रेखाएं अगर होंगी तो पृष्ठ के लंबवत होंगी, या तो नहीं होंगी, या अगर होंगी तो पृष्ठ के लंबवत होंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, ठीक, ये मान लो कोई चालक पृष्ठ कंडक्टर है। अब अगर इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर बनाना होगी तो बेटा वो परपेंडिकुलर होंगी इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल। ये मान लो कोई दूसरा इस प्रकार से कोई पृष्ठ है, मान लो कोई इस प्रकार से पृष्ठ है, तो उसके परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार, ठीक। तो ये फील्ड लाइन जो होती है किसी भी पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है बेटा। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, कि बेटा 90 डिग्री एंगल पर होती है, ठीक। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा वो जीरो होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो होती है बेटा जीरो होती है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक बेटा। नेक्स्ट, अच्छा जैसे प्रॉपर्टीज तो लगभग खत्म हो गई। अब जैसे मान लेते हैं कोई दो आवेश है, मान लो एक आवेश ये और मान लो बेटा एक आवेश ये, दोनों ही सेम है परिमाण में भी और क्या कहते हैं प्रकृति में भी, यानी उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और नेचर भी उनका सेम है। तो हुआ क्या, इनके ठीक मिड पॉइंट पर, इनके ठीक मिड पॉइंट पर, ठीक मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। इनके ठीक मिड पॉइंट पर जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा कैसी होती है, वो जीरो होगी। इस पॉइंट पर बेटा ई बराबर जीरो होता है, ठीक इसी पॉइंट को बेटा बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक। अच्छा जैसे मान लो कोई एक चार्ज बड़ा है, मान लो ये बड़ा चार्ज है, ये मान लो कोई छोटा चार्ज है, ये मान लो कोई छोटा चार्ज है। अब इनके बीच में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? अब ठीक मिड पॉइंट में नहीं होगी, या तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी। मान लो ये कोई चार्ज है Q1, ये मान लो Q2 चार्ज है, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर जो है यहाँ से लेके R1 डिस्टेंस जो है, और हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है बेटा वो R2 है। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो इनमें रिलेशन बनता है Q1 Q2 R1 R2 में रिलेशन निकल कर आता है। वो रिलेशन होता है बेटा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो है वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं और वैद्युत बल रेखाएं पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचता है हमारा कि सर परीक्षण आवेश, कि परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश यानी कि उसको बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? सबसे पहली बात, एक बहुत छोटा चार्ज होता है, बहुत ज्यादा छोटा चार्ज होता है, ठीक। दूसरी बात, इसको हम लोग धनात्मक मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, और एक बहुत छोटा आवेश होता है। और दूसरी बात, इसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, इसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये दूसरे के अगर कोई दूसरा अगर आवेश रखा है तो उस आवेश का प्रभाव को बता देगा कि कोई आवेश है या नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना सा होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है।
यानी कि परीक्षण आवेश यानी कि एक ऐसा आवेश, एक ऐसा वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम धन आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परंतु दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो बेटा ये कोई प्लस क्यू चार्ज रखा और हमने परीक्षण आवेश को एक्चुअली में क्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। मान लो इसका अपना कोई क्षेत्र है, अपना क्षेत्र है, अब पता नहीं है इसके क्षेत्र का पता लगाना है, यहाँ पर कोई आवेश रखा है या नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो लेकर आएंगे। तो हुआ क्या है, जैसे हम क्यू जीरो लेकर आएंगे तो ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट वो मतलब रिपल्स होने लगे, यानी प्रतिकर्षित होने लगे, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे। अगर मान लो बेटा यही माइनस का चार्ज अगर होता है और हम इसके पास में अगर कोई क्यू नॉट लेकर आते तो फिर ये जो है इसके अट्रैक्ट होने लगता, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम धन आवेश जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता या वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परंतु दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण का अनुभव करता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं बेटा। तो बेटा वह न्यूनतम धन आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है ना, इतना छोटा ही आवेश होता है, उसका अपना मतलब नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर वैद्युत क्षेत्र है, तो लगभग ना के बराबर मान लें वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परंतु यह अन्य आवेश की उपस्थिति में आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो वही कहलाएगा हमारा क्या बेटा, परीक्षण आवेश। और इसे जो है इसे क्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखो मैं लिख के इसलिए देता हूँ सारी चीजें, ताकि अगर आप प्रॉपर नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप नोट्स बना सकें। अगर मैं चाहूँ तो समझा दूं केवल, लेकिन मैं अपने हाथ से लिख के इसलिए देता हूँ ताकि आप नोट्स बना सकें अपने, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।